नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर ट्विटर पर एक मसला बहुत ज़्यादा गर्म है, चर्चा में है, या यूँ कहें कि इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि मुख्य धारा के मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया है, उसे अभी नहीं लिया है। लेकिन अगर कालांतर में देखें तो जो सोशल मीडिया है उस पर जो ज्वलनशील खबरें होती हैं, अमूमन वो मुख्य धारा का मीडिया उस दिन नहीं लेता है या बचता है। लेकिन अगले दिन जब ये मसले बहुत गर्म हो जाते हैं तो मुख्य धारा का मीडिया उस पर डिबेट और खबरों स्टोरी चलाने लगता है। मुझे लगता है ये मसला भी अपने आप में एक अलग तरीके का मसला है। इस देश में क्या ये कहना कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या सरकारों में काम करने वाले लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, या क्या ये मांग करना क्या कोई गुनाह है? और अगर कोई कह दे कि अगर इस बार वोट दीजिएगा तो जरा नेता का पढ़ा लिखा होना जरूर जांच लीजिएगा, तो क्या इस बात पर किसी की नौकरी चली जाएगी? क्या ये कौन सा भारत है? कैसे राष्ट्र का हम निर्माण कर रहे हैं? सारे लोग कहते हैं, संविधान में भी कहा गया है, दुनिया में भी ज़्यादातर विद्वान इस बात को कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा की रोशनी से अंधियारा मिटता है। अंधियारा मिटता है गरीबी का, बेरोजगारी का, अंधविश्वासों का अंधियारा मिटता है। लेकिन अगर वो कहा जाए कि वोट उसी को दीजिएगा जो इस अंधियारा मिटाने का मादा रखे, पढ़ा लिखा हो, आपकी बात समझ जाए, तो उस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। और ये व्यक्ति एक ऐसे बहुत ही कुलीन पेशे से है, कुलीन शब्द मुझे लगता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे, एक ऐसे आदर्श पेशे का व्यक्ति है जिसे शिक्षक कहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी इस देश का बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसके शिक्षक करण सांगवान का यह पूरा किस्सा है। करण सांगवान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में शिक्षक थे सुबह तक, लेकिन वो निकाल दिए गए। वो वहाँ पर लॉ स्टूडेंट को तैयारी कराते थे, पढ़ाते थे, ताकि वो इस देश को एक अच्छी, यहाँ इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक न्याय सर्वसुलभ करा सकें। ऐसे नोबल काम में करण सांगवान लगे हुए थे, अभी भी लगे हैं। लेकिन अपनी क्लास के बाद, अपनी एक क्लास के बाद उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट से ऑनलाइन कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखों को अगर वोट देंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी, और इस बार वोट दीजिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा कि पढ़ा लिखा हो, केवल नाम बदलने वाले लोग ना हो। मुझे लगता है कि उन पर बवाल का जो कारण है, आखिरी ये दो शब्द हैं कि वो नाम बदलने वाला ना हो। लेकिन शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि बहुत सारे शिक्षक सरकारी नौकरी में रहकर चुनाव लड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जो भी परिणाम आते हैं वो फिर से अपने मूल प्रोफेशन शिक्षा में लौट जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। शिक्षा को ही एक तरीके से ये छूट है कि आप नौकरी भी कीजिए और राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन वो तो विशुद्ध एक एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद की बात कर रहे हैं करण सांगवान। उनको अनअकैडमी ने किसी दबाव में या दबाव आने से पूर्व के दबाव में उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया। करण सांगवान ने क्या कहा वो बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल आज मंथन में हम उठाएंगे कि क्या शिक्षा की बात करना इस देश में गुनाह है क्या?
करण सांगवान ने जो कुछ कहा उस पर वो अभी अडिग हैं और बड़ी हिम्मत के साथ में उन्होंने इस दबाव, इस तनाव और जो ट्रोलर आर्मी है ट्विटर पर, अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बड़ी बहादुरी से डटकर वो सामना कर रहे हैं। और उनके पक्ष में देश के पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, कुछ राजनीतिक दल भी उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। करण सांगवान ने क्या कहा, आखिर वो कौन सी बात है जिसको लेकर बवाला मचा है? अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई दोबारा ध्यान रखना, पढ़े लिखों को वोट देना, ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। वो क्या ये सब है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अनअकैडमी का इस पर एक रिएक्शन आया जब बवाल उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो उन्होंने एक ट्वीट करके अनअकैडमी के फाउंडर ने सफाई दी। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर उन्होंने एक सफाई के जरिए कहा कि महज एक ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के को फाउंडर है रोमन सैनी। वो कहते हैं कि ये महज एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी टीचर्स के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे स्टूडेंट्स को बिना किसी पूर्वाग्रह के जानकारी मिले। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। क्लासरूम व्यक्तिगत राय और विचार शेयर करने की जगह नहीं है, क्योंकि वे स्टूडेंट को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं या ये विचार कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सांगवान को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने संस्था के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। ये रोमन सैनी हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में इस पर गलत प्रभाव पड़ा, स्टूडेंट पर इस तरीके की जो राय हैं, व्यक्तिगत राय, वो एक तरीके से गलत प्रभाव डालती हैं। ये बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम पढ़ाई करना है, राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य है कि हमारे स्टूडेंट्स को बिना किसी पूर्वाग्रह के जानकारी मिले। अब यहाँ पूर्वाग्रह कहाँ आ गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लासरूम में वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत, दो बातें रोमन सैनी कह रहे हैं, तो पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं और क्लासरूम व्यक्तिगत राय के लिए नहीं होता। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे मिलिट्री साइंस के, वो थे डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उस दौर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, और घूम फिर कर अगर कोई असफल व्यक्ति का वो उदाहरण देना होता था तो घूम फिर कर वो बाकायदे राजीव गांधी का नाम क्लासरूम में लेते थे। आज का दौर होता तो शर्मा जी सरकारी नौकरी से निकाल दिए जाते। इस तरीके के शिक्षक उदाहरण और उद्धरण देते रहे हैं, लेकिन इसमें पूर्वाग्रह कहाँ है, दुराग्रह कहाँ है, ये जानने की जरूरत है। सांगवान ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम ऐसे व्यक्ति को चुनो जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। हम इतनी बात अगर बच्चे ग्रहण कर लें, छात्रों को कहा जाता है, बिहारी जी ने भी कहा है, महाकवि बिहारी ने, कि सार सार गहले थोथा देई उड़ाए। तो छात्र हैं, अपने मतलब की चीज़ वो ले लेंगे, जो सार तत्व होगा ले लेंगे। फिर अनअकैडमी को क्या अपने बिजनेस की चिंता हो गई? क्या कोई सरकार को इससे गलत संदेश चला गया? बहुत सारे किंतु परंतु हमारे सामने हैं, और अनअकैडमी के इस एक्शन के बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पर बयान दिया, टिप्पणी की, वो जरा सुनिए। जहां तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है?
और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एकेडमीज हो, जहां देखो यूनिवर्सिटीज पे इनको जैसे विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्ञान हो। अब या तो साहब आप हर विश्वविद्यालय का नाम बदल के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख लो, फिर देखो कैसे रिश्ता इनका ठीक होता है विश्वविद्यालय से। इनको लगता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम विच इज व्हाट्सएप। तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई उन्हीं को क्यों लग गया, बीजेपी वालों को क्यों लग गया। बीजेपी का खुलकर रिएक्शन तो नहीं, लेकिन एक ट्रोलर आर्मी लगातार सांगवान पर टिप्पणियां कर रही है। बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक बयान मुझे अभी तक दिखा नहीं, हो सकता अब आ गया हो इस दौरान हम स्टूडियो में हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का समर्थन किया है। केजरीवाल कहते हैं कि हम भले ही नेता हैं, और उन्होंने नेताओं के बारे में टिप्पणी की कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वैसे तो जो ट्रेड का नियम है कि हमें नेता के साथ होना चाहिए, लेकिन हम उस शिक्षक के साथ में हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा होना क्या कोई गुनाह है क्या। वो कह रहे हैं कि अब नेता के पढ़े लिखे होने की बात करना, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है क्या। यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी में आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। वो केजरीवाल कह रहे हैं कि 21वीं सदी का जो भारत है, न्यू इंडिया है, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। केजरीवाल ने नहीं कहा प्रधानमंत्री, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। उस पर वो कह रहे हैं कि इस पर जो नेता है वो पढ़ा लिखा उसको होना चाहिए। और केजरीवाल विधानसभा से भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री पर निशाना साध चुके हैं उनकी डिग्रियों को लेकर। लेकिन इन सब बातों के इतर हरियाणा के युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक ट्वीट किया है, उसको जरा देख लेते हैं क्या कहा हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील करने के कारण हिसार के अध्यापक करण सांगवान को अन अकेडमी ने नौकरी से निकाल दिया है। न सरकार समय से भर्ती करती है और न कोई रोजगार की व्यवस्था है। कोई सवाल उठाए तो उसे इस तरह दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में शिक्षकों को ये अपमान झेलना पड़ता है। ये सांगवान हरियाणा के हैं और हिसार से आते हैं, हिसार के रहने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अन अकेडमी ने नौकरी से निकाल दिया है उनको। अब ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, बड़ा दुर्भाग्य है। हुड्डा साहब इस बात को कहते हैं। ये सब वीडियो और प्रतिक्रियाएं आने के बाद सांगवान ने एक शायराना अंदाज में अपनी बात कही है नौकरी जाने के बाद। जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, ऐ जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, तू मेरा हौसला देख, तू मेरा हौसला देख। 100 बार गिरकर भी खड़ा हूं मैं, 100 बार गिरकर भी खड़ा हूं मैं तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून दे। वो कह रहे हैं जिंदगी तेरी औकात, मेरी औकात देख ली, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। मैं बहुत शायर नहीं, इसलिए पढ़ नहीं पाता हूँ शेर वगैरह को थोड़ा सा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जुनून हम दिखाएंगे। और एक वीडियो भी इनका एक और है, वो उसमें वो कह रहे हैं कि 19 तारीख को वो यानी कल इस पूरे मसले में वास्तव में हुआ क्या है, पीछे किस किस तरीके की प्रताड़ना, किस किस तरीके के मानसिक संत्रास उन्हें झेलना पड़ा, उसका वो खुलासा करेंगे। उसे भी जरा सुनिए। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिस वीडियो की वजह से मैं कंट्रोवर्सी में आ गया हूँ, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ में मुझे तो करने ही है कॉन्सिक्वेंसेस, मैं कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सारे फेस कर रहा हूँ। वो कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई,
किस वजह से स्टार्ट हुई, किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो 19 अगस्त को रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पे आपको लाइव मिलने वाली है। एक ट्वीट भी किया है करण सांगवान ने, उसको भी देखिए। वो कह रहे कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं रोई या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बेस्ट एक्ट कोलेड और नोट्स हैं जो हमने भी बनाए थे। हर किसी के ये बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके कि चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मसला विवाद बढ़ा है वो इसी को लेकर है, और वो कह रहे हैं कि मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। वो लॉ के शिक्षक हैं, कानून के शिक्षक हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे नोट्स हमने तैयार किए थे, और वो सब इशारा मुझे लगता है जो हाल में कुछ कानूनों में बदलाव करने का जो बिल पास किया गया है लोकसभा में, उसको लेकर उनकी टिप्पणी है कि बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने बहुत सारे नोट्स बड़ी मेहनत के साथ में बनाए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तमाम लॉ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बनाए थे, सारे के सारे बर्बाद हो गए। वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई। परीक्षा का पैटर्न भी बदल जाएगा और फिर से ककहरा पढ़ना पड़ेगा। ये पीड़ा उस शिक्षक की है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ। सुशील जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। फजील हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार तेलंगाना से हैं। फजील साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और बीबी ब्रजभूषण साहब हैं, शिक्षक उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। मैं सीधे फजील हसन साहब के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं तेलंगाना से। फजील साहब, ये प्रकरण जाहिर सी बात आज मुख्यधारा के मीडिया में कहीं नहीं, इसकी खबर तक नहीं है। ट्विटर पर माहौल बहुत गर्म है। हरियाणा के जो अनअकैडमी के शिक्षक करण सांगवान, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारा चीज़ें हमने बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें की थी, और अब आपको भी काम मिल गया। आपको भी काम मिल गया और आप भी काम करिए। लेकिन वो आगाह कर रहे हैं कि भाई जब इस बार वोट दीजिएगा तो पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिएगा। फजील साहब, क्या ये अपील करना कि पढ़े लिखों को वोट दीजिए या जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना चाहिए, ये क्या कोई गुनाह है? क्या ये ऐसा जुर्म है कि किसी की नौकरी इसमें जानी चाहिए? फजील साहब, और जो शिक्षक का प्रोफेशन है, जैसे अभी अनअकैडमी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत विचारों का मंच नहीं है, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का मंच नहीं है। शिक्षक का प्रोफेशन जो मैं जानता हूं, मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि हमारे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे शर्मा जी। वो अक्सर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो जब कोई असफल बात का उदाहरण देना होता था तो कहते थे राजीव गांधी की तरह। तो आज का दौर होता तो शर्मा जी मुझे लगता नौकरी से भी जाते हो, जेल में भी जाते हो। तो शिक्षक इस तरह के उदाहरण देते रहें, और वो तो कह रहे हैं कि वोट देते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो। और अब जो गुनाह का उनका जो कारण है, जो अगला वो लाइन लिख गए कि भाई हमने भी नोट्स तमाम बनाए थे, आप लोगों ने बनाए, सब बेकार हो गए, आपको काम मिल गया, केवल नाम बदलने वालों को वोट मत दीजिएगा। फजील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक शेर है जी, बात हक की जो करता है दीवाना यहाँ, बात हक की जो करता है दीवाना यहाँ, बेतकल्लुफ उसे सूली पे चढ़ा देते हैं। जो सवाल किया वो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, मगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की
सबसे बड़ी खराबी या बदनसीबी यह है कि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई उसूल नहीं है कि अनएजुकेटेड या इलिटरेट उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर सकते। सबसे पहले तो ये कानून बनाना चाहिए, कि ये उसूल बनाना चाहिए कि कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की कुछ होना चाहिए। ये हमारे पास ऐसा कोई उसूल नहीं है। जब ये उसूल जब बनेगा तो उसके बाद बुरा भी लगेगा या अच्छा लगेगा, ये हो सकता है। रही बात तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम दिनों चल रहा है, मुख्तलिफ बहानों से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो और एक मुहावरा है कि अगर नक्टे को देखकर नाक खुजाई जाए तो उसे बुरा लगता है। तो हो सकता है कि बीजेपी को ये एहसास है कि ज्यादा से नहीं, ज्यादा उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया। केजरीवाल जी भी इस बात को कह रहे, सारे लोग कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि भाई किसी दल किसी नेता का नाम तो नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने इसको दिल पे नहीं लिया, बाकी दलों ने दिल पे नहीं लिया, बीजेपी ने क्यों दिल पे ले लिया? और पता नहीं लिया भी है कि नहीं लिया है। ये जो अन अकेडमी वाले कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में उनको नौकरी से बाहर किए, कोई आफत ना आ जाए। हालांकि वो सांगवान साहब अभी हो सकता है कि हमारे साथ में जुड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि 19 तारीख यानी कल की तारीख में वो सारे दबावों का जिक्र करेंगे जो त्रासदी उनको झेलनी पड़ी ही पिछले कुछ दिनों के दौरान। फजील भाई, अगर जो नौकरी से निकाला गया तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये जुल्म इस बात का सबूत है कि जुल्म करने वाला अक्सर जाहिर ही होता है। पढ़ा लिखा आदमी जुल्म नहीं करता, फैसले करता है, बात सुलझाने की करता है। और अगर ये या हो सकता है कि ये कोई बहाना बनाकर उन्हें नौकरी से निकाला गया, कोई बहाने की तलाश में थी वो। और पहले तो हमें ये उसूल बनाइए आप कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए, क्योंकि जो कम क्वालिफिकेशन के हैं वो अच्छे सियासतदान नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, कामराज जी, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, मगर वो किंग मेकर थे और बहुत कामयाब पॉलिटिशियन रहे। ऐसे कई पॉलिटिशियन है, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनकी एजुकेशन कम है मगर वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन साबित हुए। और कई पढ़े लिखे लोग, कई बड़ी बड़ी जो डिग्रियां इनके पास है, वो नाकाम पॉलिटिशियन साबित हुए। तो इससे तो फजील साहब, इससे तो लगता है कि भारत में इस तरह के कानून बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन क्या युवा, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल लोग, क्या ये मांग करना गुनाह है? क्या किसी नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या इसके बिना पर किसी की नौकरी ले लेंगे, किसी को निकाल दिया जाएगा, ट्रोलर आर्मी उसको टॉर्चर करेगी, उसका जीना हराम कर देगी क्या? नहीं, ये मांग जरूरी है, मांग वाजिबी है, क्योंकि जब पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन आता है तो फैसले सही होते हैं, काम अच्छा होता है, ये फिरका परस्ती कम होती है। ये सबसे बड़ी, ये एक अच्छे हिंदुस्तान को जो तेजी से एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि उसका पॉलिटिशियन भी ज्यादा पढ़े लिखे हों। हमारे पास पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है, अच्छे पॉलिटिशियन से कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, ये और बात है। इस बीच दो और नए मेहमान चर्चा में शामिल हो गए हैं। शैलेश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश भाई, स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव पंजाब से संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव खन्ना जी, स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुशील दुबे जी के पास मैं आऊँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, ये उद्धरण अब छिपा नहीं है, पूरी चर्चा है कि भाई एक शिक्षक ने कहा कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, केवल नाम बदलने वाला नहीं होना चाहिए। इस बार वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी तैयारियां हमने नोट्स बनाए थे, स्टूडेंट से भी नोट बनाए थे, वो सब बेकार हो गए, वर्षों की तैयारी बेकार हो गई। तो इस बार जब वोट दीजिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है कहीं शिक्षक ने? क्योंकि अन अकेडमी ने कहा कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, पूर्वाग्रही भाषण दिया है, उन्होंने किसी नेता, किसी दल का नाम तो लिया नहीं। और जो शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसी मतलब एक आदर्श स्थिति है
कि शिक्षक तो नौकरी में रहते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, भाषण देते हैं और फिर जब हारते जीतते हैं फिर अपने पेशे में चले जाते हैं। तो शिक्षा को तो ये छूट है। और एक तरीके से शिक्षक अगर कोई बात कह रहा, तो अगर पढ़ाई की वकालत कर रहा, पढ़े लिखे होने की बात कर रहा है कि भाई नेता क्यों नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुशील दुबे दुर्गेंद्र भाई जी, ये करण सांगवान का जो मैटर है ये वायरल हो ना हो, लेकिन अब के न्यूज ने अगर वायरल कर दिया, प्राइम 9 पे टीआरपी दे दी, तो अब ये देश में ये विषय मुद्दा बन गया। दुर्गेंद्र भाई एक कहावत है ना, काना हो तो कोच जाए। हमें लगता है जो कौन सा है अन एकेडमी के जी जो हिसार के जो सैनी हैं, जी। हमें लगता है सबसे ज्यादा इन्हीं को कोच किया, कोई इन्हीं को दिक्कत हो गई, सबसे पहला तो इनको कोच किया, क्योंकि एक शब्द ये कहावत बड़ी मशहूर है। अभी कुछ अब आप भी सरकारी नौकरी में नहीं, आप भी निकाल दिए जाते या कहीं प्राइवेट नौकरी में, चूंकि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं इसलिए आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह जो आजकल उदाहरण, मुहावरे, जुमले ये कहना अपराध की श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कह दिया कि ना डीएम साहब के हाथ में कमान रहेगी पत्रकारों की। कुछ हो गया है, यौन उत्पीड़न, अब तो तमाम चीजें, आज ही 4-5 दिन में कई शब्द भी बदल गए हैं कि इसको ये कहा जाएगा, इनको ये कहा जाएगा, इनको फला नहीं कहा जाएगा, कई चीजें बदल गई जी। खैर, तो दुर्गेंद्र जी एक अभी यूपी में कांड हुआ था। आप जानते हैं गायिका गाती है ना, काबा, यूपी में काबा, जी जी, वो अक्सर वो नेहा सिंह राठौर, तो राठौर नेहा सिंह, तो उनके पति भी कहीं काम करते थे इसी टाइप से, किसी अच्छी दृष्टि आईएएस में थे, दृष्टि आईएएस में। तो मैंने जान तो वो भी निकाल बाहर किए गए, उसको जो काबा के चक्कर में वो दूसरे ही दिन निकाल बाहर किए गए। ये एक परंपरा है। ये देखिए हमें लगा कि ये सैनी है फाउंडर का, ये परम भक्त है, असली भक्त तो यही है, वरना अनपढ़ अगर ये कितनी सुंदर बात कही, ये देश चाहता है, ये देश चाहता कि ऐसा हो। देश दो बातें बहुत चाहता है कि अनपढ़ लोग राजनीति में ना आए और जनसंख्या कम हो, सबकी इच्छा होती है। ठीक है, ये बात दीगर है कि भाई जिन तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची वो पीढ़ी राजनीति में आ गई, लेकिन अगली पीढ़ी को तो शिक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी इमदाद है, तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सवाल है। अब देखिए, बिना पढ़े तो जैल सिंह जी भी हुए राष्ट्रपति इस देश के, बिना पढ़ी राबड़ी देवी अंगूठा टेक तो 5 साल मुख्यमंत्री रही बिहार वैसी प्रदेश की। लेकिन संदिग्ध पढ़े लिखे निशिकांत दुबे भी हैं बिहार के एमपी, जिनकी डिग्री आज तक, अब निशिकांत दुबे के जो प्रेरणा स्रोत है उनकी भी डिग्रियां देश में तमाम उसमें तर्कों वितर्कों में घूमती रहती है। आप ऐसे माननीय पत्रकारों के बीच में वो डिग्रियां कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, किस जमाने में डिग्री अभी कंप्यूटर में बन गई, ये तक चीजें हैं कि उस समय कंप्यूटर होते ही नहीं थे जिस समय डिग्रियां बन गई कंप्यूटर की। तो अब ये सब, अगर इन सब बातों पर सवाल संगवान ने उठा दिया तो फिर सैनी को कुछ नहीं कोचना था। सैनी टाइप के ऐसे कई भक्त हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप के कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के, जिनको इसी चीजें कोचती हैं, दिक्कत होती है। दुर्गेंद्र जी, एक जमाने में टाइप 3 में होता था, जो शिक्षा विभाग को संभालता था वो टाइप 3 में होता था। एचआरडी मिनिस्ट्री, कोई जानता है एचआरडी मिनिस्ट्री का कौन है इस समय मंत्री? पूरे देश के शिक्षा विभाग को चलाने वाला, शिक्षकों को चलाने वाला, यूनिवर्सिटी को चलाने वाला, सबको चलाने वाला एचआरडी मिनिस्ट्री होता था। कोई जानता है? और फिर अब ये तो अभी कुछ नियम नाम बदले हैं। अभी तो एनआरसीटी एनसीटीसीआर में तो पूरे पाठ्यक्रम बदल दिए। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही तो बदले गए हैं, कितने ऐतिहासिक चित्र हटा दिए, कितने मुगल, अरे पता नहीं क्या क्या बदल गया। तो बदलाव की बहार है ये 14 से लेके 24 से पहले वाला ये स्वर्ण युग है, ये इस देश का, जिसमें बदलाव की बहार है, जिसमें मिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं किस किस टाइप से इंग्लिश के शब्द होते हैं। मैं अनपढ़ हूं, इतना ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है शिक्षा का। ट्रिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है, ये हम सुनते हैं तो चीज यहाँ पर बैठ जाती है। दुर्गेंद्र जी, शिक्षक एक अच्छे शिक्षा में जिसने इस लेवल तक पढ़ाई की हो,
कि दूसरे को शिक्षा दे रहा हो वहां पर ये शब्द कहेंगे, अगर उसने ये एक आह्वान, उसको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए एकेडमी को कि उसने समाज के लिए बहुत बड़ा वो दिया, उदाहरण दिया, जहां पर जो एक एक बोतल पे, जहां पर एक एक बोतल पे असली विश्वगुरु तो शिक्षक के है सुशील भाई, और शिक्षक समाज को दिशा देता है। अगर उसने दिशा दे दी तो नौकरी चली गई, उसकी दिशा भ्रम हो गया, उसको उसी की दिशा दिग्भ्रमित हो गई। और एक बोतल में जहां पर वोट जाता हो वहां पर संगवान ऐसे व्यक्ति ने, शिक्षक ने, जहां पर मात्र 500 रुपए में एमपी और बोतल में एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, सभासद, ग्राम प्रधान बनता हो, वहां पर अगर शिक्षक ने, और बड़े शिक्षक ने, ये भी नहीं कोई नेता शिक्षक ने, नेतागिरी वाला शिक्षक नहीं जो साल में 365 में 200 दिन तो छुट्टी और नेतागिरी करते, वो नहीं, जो बाकायदा स्कॉलर है, जो बाकायदा शिक्षक, जो मर्यादा वाला शिक्षक है, उसने अगर देश को इतनी बड़ी बात बोली है, बच्चों को इतनी बड़ी बात बोली है, स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात बोली है, पीड़ा है तो सुशील भाई, पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों से नोट्स तैयार कर रहे हैं, बच्चे तैयार कर, हम तैयारी करके, उनकी कोई पीड़ा है वो कल बताएंगे, उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। मैं संजीव भाई के पास आता हूं, संजीव खन्ना जी के पास। संजीव खन्ना जी, एक पॉलिटिशियन, एक नेता, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं इस विषय पे कि क्या नेता को पढ़े लिखे होने का आह्वान करना कोई गुनाह है इस देश में? क्या सारी सरकारें कहती हैं, मौजूदा सरकार भी कह रही, पहले के लोग भी कह रहे हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। और हम लोग जब गांव में हुआ करते थे तो हमारी दादी कहा करती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और बाकी फिर हो जाओगे खराब। इस तरह की बातें वो किया करती थी। तो पढ़ाई लिखाई तो शुरू से रहा है, तो ऐसी कौन सी बात इसमें आपत्तिजनक है जिसमें इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है? क्या शिक्षा जरूरी नहीं है क्या नेता के लिए भी? क्या दुर्गेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार संजीव भाई। दुर्गेंद्र जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि रामचरितमानस रखकर बांधा उसे गधे के सर पर और जनता माथा पूज रही है उसको तुलसी स्वयं समझकर। महिमा मंडित करने की होड़ मची है अब तो उसके दर पर, और कौवे भाषण बोल रहे हैं बगुले सुनते बन ठन कर। शिक्षा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। जहां पर आप निर्भीक हो, निडर हो, वो शिक्षा है। अस्तु मासद गमय, असत्य से हम सत्य की ओर ले चले। जहां पर हम निडरता पूर्वक बोल सकें, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द हमारी हृदय की गहराइयों से निकलते हो। सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या है जो मुझे मुक्ति की ओर ले चले। मुक्ति का मतलब है कि हम सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, निरपेक्ष होकर अपनी बात को कह सके। डेवलप्ड कंट्री की पहचान भी यही है कि जहां के निवासी अपने मन की बात बखूबी रख सके। डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ये हिंदुस्तान में अवसान काल चल रहा है, संस्कृति का अवसान काल चल रहा है, डेमोक्रेसी का भी अवसान काल चल रहा है। जैसे हम मध्यमार्गी समाज की ओर लौट रहे हो, एक बर्बर समाज की ओर लौट रहे हो। एक तरफ कंप्यूटर का युग, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वाला कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश, और दूसरी तरफ देश के अंदर इतना अंधेरा आश्चर्य होता है। एक शिक्षक ही एक लौ जला सकता है, एक शिक्षक ही देश को डेवलप बना सकता है। और किसी भी शिक्षक के साथ अगर उसको इस तरह से मानसिक यंत्रणा से गुजरना होगा कि जहां पर वो अपने हृदय की बात नहीं कह सकता है, अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता है, अगर ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति विशेष पर ये आक्षेप है, तो मुझे लगता है कि व्यष्टि से समष्टि की ओर चलना, ये भी एक देश सेवा है। व्यष्टि से समष्टि की ओर चलना, माइक्रो से मैक्रो की ओर चलना। अगर पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना, तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी में उसका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है।
और फंडामेंटल राइट का उपयोग करना यानी मनुष्य होने का उपयोग करना, ठीक बात और है। अगर अपराध हो जाए उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। ब्रजभूषण जी, मैं आपके पास आता हूं। अब एक सवाल, चूंकि बहुत सारे एंगल, बहुत सारे कोण इसमें निकल कर आए। संजीव खन्ना हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, पंजाब से जुड़े हैं, प्रदेश सचिव हैं बीजेपी के। संजीव जी, आपके पास आ रहा हूं। चूंकि ये सवाल हमने आपको टॉस किया था, लेकिन शायद आप उसको पिक नहीं कर पाए और ये ब्रजभूषण भाई ने इस पर रिएक्ट कर दिया। कोई बात नहीं। संजीव खन्ना, मैं आपसे सीधे यही जानना चाहता हूं कि क्या पढ़े लिखे नेता को वोट देने की बात करना क्या कोई अपराध है, क्राइम है क्या? और क्या सारी सरकारें मौजूदा को मिलाकर सारी सरकारें, सारे लोग बड़े बड़े अभियान चलाते हैं कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो? और जाहिर सी बात है, 21वीं सदी में अगर भारत को ले जाना है तो जो नेतृत्व करता है उनका तो शिक्षित होना, और बहुत परम शिक्षित होना बड़ा आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रालय में एक से एक रत्नों को रखा है, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं उनके मंत्रालय में, और लगातार वो पॉलिटिकल के बजाय एजुकेशन के क्षेत्र के हों, चाहे किसी टेक्नोक्रेट हों, चाहे विदेश मामलों के जानकार विदेश मंत्री जो मौजूदा हैं वो हों, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो इसमें क्या गुनाह क्या है? इसमें देखिए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। इसमें पढ़े होना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे हो, समाज की अच्छी सोच और अच्छी चीज को लेकर के अध्यापक अपने शिक्षक को सिखाता है। पर राजनीति के बीच में प्रश्न राजनीति का है, तो राजनीति के बीच में राजनीति एक समाज सेवा है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। राजनीति एक अलग है जिसमें पढ़ाई है या नहीं है, उसे अपना एक्सपीरियंस है, वो एक अलग चीज है। इसके लिए दो चीजों का फर्क आता है, एजुकेशन और ग्रेजुएशन। एजुकेशन अगर उसको राजनीति में उसने ले रखी है एक अलग चीज है, डिग्री ले रखी है एक अलग चीज है। आज भी हमारे भारत की जो जनता है वो 35% अनपढ़ है लगभग। तो उनके बीच में से अगर कोई नुमाइंदा अगर निकल करके आता है, अगर वो उन लोगों की बातों को समझता है तो जानता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे को वोट देना, वो देश को आगे लेकर के जाएगा, अच्छे ढंग से चलाएगा। पर उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी, जो राजनीतिक ज्ञान है और उसका जो एक्सपीरियंस है, वो भी बड़ा मायने रखता है। ठीक बात है। मीनाक्षी शर्मा क्या रुख करूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी, संजीव जी ने बड़ी नपी तुली टिप्पणी कर दी। वो कह रहे हैं कि 35% लोगों की नुमाइंदगी को हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें कहाँ कहीं? कोई करण सांगवान कोई लोकसभा में सांसद थोड़ी जो और उनका बहुमत है और वो कानून बनाने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा तो किया नहीं। वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखों को वोट देना। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की झल्लाहट है ये, जो मैं समझ पाया हूँ। वो झल्ला रहा है। जैसे मैं एक चैनल में काम करता हूँ, मेरे मुताबिक अगर प्रोडक्शन स्क्रीन पर नहीं होता है तो मैं झल्लाता हूँ। उस झल्लाहट में कुछ बातें ऐसी कहता हूँ जो अप्रिय होती हैं, और उनको कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यवस्था विशेष उनको अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर टिप्पणी कर सकती है, हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। मीनाक्षी शर्मा, देखिए दुर्गेंद्र जी, एक शिक्षक अपने शिक्षकों को अच्छी शिक्षा देता है, और उन्होंने एक अच्छी शिक्षा ही दी कि आप अब जब वोट डालने जाएं तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, पढ़े लिखे नेताओं को लेकर आए, क्योंकि अगर नेता पढ़े लिखे होंगे तो देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी। नहीं तो कोई भी अनपढ़ अगर नेता को आप अगर चुनकर ले आएंगे तो कोई भी पूंजीपति उनको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा और कैसी भी नीति उनसे पास करा लेगा, जिसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने कहा, नाम की बात कही उन्होंने, तो नाम, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाम बदलने से क्या होता है? कर्म मान्य रखते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लोग आगे समय तक याद रखेंगे, कि जनता याद रखेगी, जनता भी सराहेगी अगर आपके कर्म अच्छे हैं। नाम से याद नहीं रखे जाते लोग, अपने कर्मों से। चाहे आज आप राम जी को याद करते हैं तो उनके कर्मों से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके अच्छे कर्मों के कारण। अगर रावण को भी याद करते हैं उसके बुरे कर्मों के कारण याद रखते हैं। तो कर्म सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, नाम मायने नहीं रखता। तो उन्होंने कोई गलत शिक्षा नहीं दी है। और आपको बता दो, आज देश में सच बोलना और सरकार को आईना दिखाना आज अपराध हो गए हैं। आज आपके मौलिक अधिकारों सबको छीना जा रहा है। आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो सब छीने जा रहे हैं। आप अपनी राय भी नहीं रख सकते हैं। और एक शिक्षक ने तो अच्छी शिक्षा दी है, उसने ना किसी दल का नाम लिया, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया,
तो मुझे नहीं समझ आया कि बीजेपी को इतनी मिर्चें क्यों लगी इस बात पर। तो मुझे नहीं लगता था कि उनको इतना रिएक्शन देना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं, हर नागरिक चाहता है कि उसका जो नेता हो पढ़ा लिखा हो, और खासतौर से उस देश का मुखिया, अगर मुखिया पढ़ा लिखा होगा। रिएक्शन तो इतना कि नौकरी चली गई मीनाक्षी जी, दाल रोटी एक व्यक्ति की चल रही तो वो ठप हो गई। मैंने बोला ना दुगेन जी, आज देश में का बहुत ही मतलब गंभीर समस्या हो गई है, स्थिति बहुत गंभीर हो गई है कि आज इस देश में सच बोलना भी अपराध हो गया है। तो आप सच बोलेंगे, आप इस सरकार के खिलाफ कोई मुंह खोलेंगे तो आपका बिना आप किसी अपराध के आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, झूठे अपराधों में आपको जेल भेज दिया जाएगा, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तानाशाही मचाया रखी है देश के अंदर बीजेपी की केंद्र सरकार ने। ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा किस तरीके से तोड़फोड़ की सरकारें बना रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और अभी रिसेंटली आपने देखा किस तरीके का काला विधेयक लाया, चुनी सरकार के सारे अधिकार छीन लिए इन्होंने। तो ये आज राजतंत्र लाना चाहते हैं, ये संविधान ही बदल देना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं, इसमें जिसमें लोग बोल ही ना पाए, कोई अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त ना कर पाए, कोई प्रदर्शन ना कर पाए। तो ये देश के अंदर जिस तरीके की स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है, और इस पर चिंतन करना हर किसी को चाहिए। ठीक बात है। मैं संजीव जी से इस पर टिप्पणी लूंगा। संजीव खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के नेता मीनाक्षी शर्मा ने बहुत ढेर सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों पर लगा दिए, केंद्र सरकार पर लगा दिए। चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और संजीदा नेता हैं, नुमाइंदे हैं अपनी पार्टी के, तो एक रिएक्शन आपका इस पर बनता है। सर, मीनाक्षी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए उनके अपने वो कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से पढ़े लिखे गुरु ज्ञान से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हर क्षेत्र में राजनीति में भी गुरु की जरूरत होती है, तभी राजनीति आती है। एक क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पिछड़े हुए इलाके के बीच में अनपढ़ लोग हैं, उनकी बात कौन उठाएगा? पढ़े लिखे लोग उठाएंगे या जो भाषा को जानता है वो लोग उठाएंगे? दोनों चीजें बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और जो एजुकेशन जो हमारी राजनीति की है, जो उन लोगों के लोकल मुद्दे उठाने की बात है, तो वो लोग मुद्दे उनके लोकल लीडर जो उनकी बात को, उनकी भाषा को, उनके ज्ञान को जो समझते हैं, जो कई सालों से वहां पर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो इस करके ये जो बात मीनाक्षी जी कह रही हैं वो इनके से ठीक हो सकती है। मेरे हिसाब से तो देखो, राजनीति के बीच में राजनीतिक ज्ञान होना और अपने समाज को अच्छे ढंग से चलाना, अपने समाज की सारी बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना, ये बहुत जरूरी है। शिक्षक तो, मैं फिर भी कह रहा हूं दोबारा भी, शिक्षक तो जो है वो राजनीति ज्ञान तो गुरु से मिलता है। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से जो आप कह रही हैं, हो सकता है आपकी भी बात ठीक होगी, मैं आपकी बात को काटता नहीं। शैलेश सिंह, आपके पास आ रहा हूँ। संजीव खन्ना जी बेहद संजीदा व्यक्ति हैं और बहुत नपी तुली बात उन्होंने पिछले राउंड में भी की थी, अभी भी वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के बहुत ही कम नेता ये पुरानी पीढ़ी वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही नेता बचे हैं जो इतना संतुलित बोलते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं इस मंच से। शैलेश सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी ने बहुत सारी बातें कह दी। अभी पवन खेड़ा को मैं सुन रहा था, मैंने दर्शकों को भी सुनाया, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जेएनयू बंद करा दिया, और पता नहीं कहाँ अशोका यूनिवर्सिटी में ये कर दिया, यहाँ संघ का आदमी बैठा दिया, वहाँ ये कर दिया। ये मतलब आप लोग लेकर बिल्कुल लंबी लंबी छोड़ते हैं, लेकर उड़कर भागते हैं, क्या करते हैं? मतलब कुछ भी मिला तो लेकर भागे। ज़्यादा ही अग्रेसिव हैं आप लोग, लग रहा है आजकल। शैलेश सिंह, अनम्यूट करिए। नमस्कार। नमस्कार। जब देश हुआ था उस समय देश की जो शिक्षा की हालत थी वो बहुत ही पतली थी जी। इसलिए करके उस समय ये कानून नहीं बन सका कि पढ़े लिखे नेता ही, पढ़े लिखे व्यक्ति ही नेता बन सकते हैं, और यह जरूरी नहीं था कि बुद्धिजीवी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जो समाज को जानता हो। इसलिए उस समय ये कानून नहीं बन सका। परंतु जब हम विश्व से संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़े, विश्व परिस्थिति में हम आगे बढ़े, एक विकसित देश, विकसित राष्ट्र की तरफ हम जब आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय यह बहुत जरूरी हो जाता है कि एक पढ़ा लिखा नेता ही आपका नेतृत्व करता हो। जिस तरह से आपने देखा कि मनमोहन सिंह वित्त के बहुत ही जानकार व्यक्ति थे, और उन 10 सालों के विपरीत परिस्थिति होते हुए भी देश को संभालते हुए, सहजते हुए देश को एक आगे लेके गए, जबकि विश्व
में जाकर के महंगाई बढ़ रही थी, देश को संभाला उन्होंने। रिसेशन का समय था, सभी जगह बेरोजगारी फैली हुई थी, फिर भी जाके भारत में रोजगार का तांता लगा हुआ था। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरह से देश को संभाल सकता है, देश को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में खड़ा कर सकता है, उसके लिए उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। समाज में किस तरह से विकास होगा, इसकी सोच एक पढ़ा लिखा नेता जितने अच्छे तरीके से रख सकता है, उतने अच्छे तरीके से एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं रख सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो बुद्धिजीवी ना हो, एक अनपढ़ व्यक्ति बुद्धिजीवी ना हो, ये जरूरी नहीं है। परंतु एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरह से लोगों को समझा सकता है, एक अफसर को समझा सकता है, एक परिदृश्य, एक ब्लूप्रिंट समाज के सामने रख सकता है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति समाज के सामने एक ब्लूप्रिंट नहीं रख सकता है। उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, जब इंजीनियर से विकास का डिस्कशन होगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरह से बात करेगा एक इंजीनियर के साथ में या एक किसी डीसी के सामने, शैलेश सिंह, ये तो किसी ने नहीं कहा कि अनपढ़ व्यक्ति होना चाहिए, कि अनपढ़ जो अशिक्षा को तो किसी ने प्रमोट नहीं किया इस देश में, मौजूदा सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकारें हो। ये प्रकरण विशेष है, ये बड़ा हैरान कर देने वाला प्रकरण है ये, कि भाई अगर वो कोई कहता कि भाई आप पढ़े लिखों को ही वोट दीजिएगा, तो अमूमन हम लोग कहते हैं कि भाई दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई वाली बात करने वालों को ही चुनिए। हम लोग भी अगर चुनाव से पहले कोई अपील करते हैं कि भाई अपने मूल मुद्दों को लेकर अगर जो लोग आपकी बात कर रहे हैं उनको चुनिए। अब अपने अपने खांचे पर सब लोग देख लें, अपने गिरबान में झांक लें कि कौन क्या कर रहा है। मैं उन्हीं बातों पर आ रहा था कि जिस तरह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में विकास का खाका तैयार करेगा, जिस तरह से एक नेता जो पढ़े लिखे हैं वो जो विकास का खाका तैयार करेगा, एक अनपढ़ व्यक्ति उसका खाका नहीं तैयार करेगा। और शिक्षक ने इसी बात को रखा। आज तो ऐसा हो गया है, ऐसी तानाशाही हो गई है कि अगर आप सही बात रख देते हो तो आपकी नौकरी चली जाती है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यूपी में काबा कहने का नतीजा ये निकला कि उनके पति को नौकरी से निकाल दिया गया। आज नौबत यह आती है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हो, चौथे दिन पता चलता है कि आप शहर से ही गायब हो गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं तो छोड़िए, प्राइवेट संस्थाओं पे, दोनों उदाहरण प्राइवेट संस्थाएं, चाहे अनअकैडमी चाहे दृष्टि, दोनों संस्थाएं प्राइवेट संस्थाएं एजुकेशन में काम करती हैं, क्या वो भी प्राइवेट संस्थाएं भी इतने दबाव में है क्या? आपका ये कहने का तात्पर्य है? प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था में तो पूछना ही नहीं पड़ता है, उसे तो निकाल ही देते हैं। प्राइवेट संस्थाओं को इतना दबाव बना दिया जाता है कि उसे वहां से निकालना, उस स्टाफ को, अपनी कंपनी को बचाने के लिए उस स्टाफ को निकालना पड़ता है। ठीक बात है। जाकर के संस्थाओं में इतनी सारी इनकम टैक्स, ईडी और इतने सारे लोग लग जाते हैं कि उस संस्था को बचाना मुश्किल हो जाता है। या इसके उलट नहीं देखा जा सकता क्या शैलेश जी, कि ये संस्थाएं कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाती हैं कि भाई सरकार की नजर में हम बुरे न बने, कोई एडवाइजरी, कोई अप्रोच नहीं है कि सरकार कुछ कही नहीं रहे, खुद ही लेकर भाग रहे हैं। जैसे पत्रकार बहुत सारे बिछे हुए हैं, लंबे लंबे बिछे हुए हैं कि भाई कोई भी सरकार हो हम बिछ जाएंगे। ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्या? ये बिना सरकार के दबाव की प्रवृत्ति भी हो सकती है इस देश में डेवलप कर रही हो कि सरकारों के सामने लंबे लंबे लेट जाओ। पत्रकारों को बिछना ये मजबूरी है कि उनकी चैनल के जो मालिक हैं वो खुद जाकर के लंबे पीछे पड़े हैं सरकार के आगे में कि मुझे ऐड मिल जाए और हम न्यूज चैनल चल पाए या हम अपने स्टाफ को सैलरी दे पाए। बहुत सारे न्यूज चैनलों की भी ये मजबूरी हो गई है कि जाकर के वो अपने स्टाफ की सैलरी कहां से निकालेंगे। आपका ऐड बंद कर दिया जाता है, डीएबीपी बंद कर दिया जाता है, तो ये तो पत्रकारों तक की मजबूरी हो जाती है कि मैंने एक उदाहरण दिया, चूंकि विषय मेरा आज पत्रकार नहीं है, पत्रकारों का जब चर्चा करूंगा तो जरूर आपको बुलाऊंगा, मेरा विषय ये नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि पत्रकार भी पत्रकार ही तो सूचना पहुंचाते हैं ना, पत्रकार ही। अब पत्रकारों पर आरोप लगता है कि भाई वो सिर्फ सरकार की बात करते हैं, आप ही लोग हम ही को गरिया के जाते हो हमारे चैनल पे कि आप लोग ऐसी बातें करते हो, जबकि मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं तो दोनों की बराबर बात करता हूं। लेकिन कहते हो ना, अगर आपकी हम कोई बिंदु आपका पकड़ेंगे तो आप कहोगे कि भाई बीजेपी वाले हो। अब बीजेपी वालों को अगर कहा जाएगा जिसकी भी सरकार होगी तो वो कहेंगे नहीं कांग्रेस वाला पत्रकार ही मिल गया, तो हम लोग की तो दुर्गति हो गई, हम तो अपनी बात ही अब नहीं करते, छोड़ दो। लेकिन कम से कम ये जो परिस्थितियां हैं, क्या लोग ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है कि सरकारें उन्हें मान लीजिए दबाव भी नहीं डाल रही, लेकिन वो कह रहे हैं इसको निकाल के बाहर करो, कौन बवाल ले? क्या ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाले अगर उसे नहीं निकालते हैं तो उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगता है। अगर कोई कंपनी उनके विरुद्ध भी खड़ा होता है तो उनके यहाँ ईडी भेज दिया जाता है, उनके यहाँ सम्मन भेज दिया जाता है।
तो इन सब से बचने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री वाले भी अपने जो भी प्रोएक्टिव लोगों हैं उनसे तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको बाहर कर ठीक बात है, ठीक बात है। शैलज जी, मैं एक 10 सेकंड का रिएक्शन लूंगा संजीव खन्ना जी से। संजीव जी, एक 10 सेकंड का रिएक्शन इस पर चाहता हूं आपसे। सर, ये सारे मसले हल हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। इस व्यक्ति को किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व ने नहीं निकाला, उसको उस लोकल उनकी अपनी जो संस्था एजुकेशन से उन्होंने निकाला उनको नौकरी से ऊपर। अब ईडी वाले हैं या दूसरे भाई साहब ये बोल रहे हैं, अगर उनमें कोई दोष या कमी पाई जाती है तभी वो लोग परेशान होते हैं। ये बार बार जनता जो व्यक्ति को चुन के भेज रही है, उनके काम है, उसके बीच में आप एक बात समझे, ये उसको बार बार चुन करके भेज तो लोग उनको पसंद करते हैं। तो पढ़े लिखे वो अपने समाज में हर तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल हर काम हो रहा है, लोगों की सुकून और शांति है, हमारी माताएं बहनें सुख और शांति की सांस ले रही है। ये बार बार सरकार का भारतीय जनता पार्टी का आना ये सारा बुखलाहट दिखला रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं ब्रजभूषण भाई के पास आऊंगा, मात्र 5 सेकंड है हमारे पास, 10 भी आप बोल सकते हैं। ब्रजभूषण भाई, कुल मिलाकर पत्रकार दशा आपको पता है, शिक्षक बोल रहा है उसकी भी नौकरी जा रही। मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकारें दबाव डाल रही, कोई सिस्टम दबाव डाल रहा है, ऐसा तो नहीं। लोग खुद ही अपने ऊपर दबाव डाल रहे हैं, दबाव लेकर कार्रवाई कर रहे हैं क्या ब्रजभूषण जी? ये परोक्ष रूप से दबाव है, और ऐसे आपके पास समय बहुत कम है, नहीं मैं कम से कम सैकड़ों उदाहरण ऐसे दे देता कि जहां पर ये भयंकर दबाव है, और ये मानव समाज सही ढंग से डेवलप भी नहीं हो सकता है अगर ऐसे दबाव के तहत काम किया गया। एक बहुत बड़ा IAS अधिकारी एक बार मुझसे स्वयं कह रहा था, एक दोहा कहते हुए, पावस ऋतु देख के हरी कोकिलन मौन, और अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। ठीक बात है, ठीक बात है। मीनाक्षी शर्मा, 10 सेकेंड आपको। कैसे कैसे स्थितियां परिस्थितियां सुधरेंगी? केवल बयानों से, ट्वीट करने से? क्या हल क्या है इसका? दुर्गेंद्र जी, मैं संजीव जी से एक बात कहना चाहूंगी। अनुभव बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन अगर एक शिक्षित और अनुभवी नेता हो आपके सामने, तो आप किसको पसंद करेंगे? सिर्फ अनुभवी को या शिक्षित अनुभवी नेता को? ठीक बात है। आज देश को शिक्षित और अनुभवी नेताओं की जरूरत है, सिर्फ अनुभवी नेताओं की नहीं। अगर ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, एक 5 सेकंड में अंतिम जो फाइनल कमेंट है, फाजिल साहब के पास जाऊंगा। फाजिल साहब, 5 सेकंड में फाइनल कमेंट। दुर्गेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगी। अभी आपने प्रेशर की बात कही। जिस देश के अंदर ये जाता हो, संदेश जाता हो कि जो शिक्षा मंत्री इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने शिक्षा में क्रांति ला दी, अगर उसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा जा सकता है, तो एक छोटी सी संस्था है, तो बेचारी डरे। ठीक बात है। फाजिल साहब, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए सर, किसी की नौकरी जा रही है, किसी के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये एक ही किस्म की ज़हनियत है, समझे ना? तो इसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की जो लीडरशिप उभर रही है स्टूडेंट्स की, उसकी दबाने की ये साजिश है। क्योंकि ये चाहे लोग नहीं चाहते कि तालीम याफ्ता एजुकेटेड तबका आकर उनकी जगह संभाले। ये मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया फाजिल साहब, बहुत शुक्रिया। सुशील दुबे जी, मीनाक्षी शर्मा जी, संजीव खन्ना जी, ब्रजभूषण जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और धन्यवाद आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन का सार यही कि जो आज़ाद आवाज़ें हैं, अगर जिस पर पीढ़ियां तैयार करने का की जिम्मेदारी है, अगर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो कुछ गलत बोलता है तो उसे ताकीद किया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, उसके जुबान बंद कर दी जाएगी, उसकी नौकरी छीन ली जाएगी, तो पीढ़ियां क्या गूंगी बहरी और सोचने समझने की शक्ति विहीन क्या पीढ़ियां तैयार होगी? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छट रही है धुंध और मिट
घट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे